अपराध के लिए दोषी पाए जाने के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोषी पाए जाने के संबंध में कुछ सुरक्षा हमें मिली हुई है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसमें क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराध की दोष सिद्धि के विषय में हमें कुछ संरक्षण प्रदान करता है। अपराध के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। आखिर वो क्या है संरक्षण? पहला, किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने के लिए दोषी नहीं पाया जा सकता जो उस समय लागू ना हो। जब किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, उसे गैर कानूनी तभी माना जाएगा जब उस संबंध का कानून उस समय लागू हो। पहले कभी था वो कानून और अब नहीं है, या बाद में कभी वो कानून आया लेकिन उस काल में नहीं था जब ये अपराध किया गया या ये गतिविधि की गई किसी के द्वारा। ऐसी स्थिति में ये कानून से उसको, ऐसी स्थिति में उसको ये सुरक्षा है, संरक्षण है कि कानून के उल्लंघन का दोषी उसे नहीं पाया जा सकता यदि कानून उस समय लागू नहीं हुआ। दूसरा, किसी व्यक्ति को उससे अधिक दंडित नहीं किया जा सकता जो उस कानून के लिए उल्लंघन करते समय निश्चित हो। अर्थात इसके मायने क्या है? कानून में एक प्रावधान है कि इस सजा के लिए 6 माह की, इस अपराध के लिए 6 माह की सजा अधिकतम न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। एक अपराधी ने अपराध किया तो यह बाइंडिंग है कि 6 माह से ज़्यादा की सजा उसे नहीं मिल सकती उस अपराध के लिए। तो इस प्रकार उसे इस बात का भी संरक्षण है कि उसे उससे अधिक काल के लिए, अधिक जुर्माने के लिए के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता जो उस कानून के उल्लंघन करते समय लागू थी। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न मुकदमा चलाया जा सकता है और न दोबारा दंडित किया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक बार मुकदमा और एक बार सजा अधिकतम। ऐसा नहीं है कि बाद में फिर उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को फिर से सजा दी जाए। तो ये कुछ संरक्षण के प्रावधान है अपराध को लेकर। अपराधियों के लिए भी संरक्षण का प्रावधान है अर्थात। तो ये हमें आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो या तो उस समय अपराध की श्रेणी में नहीं थी, और या ऐसा कुछ हो सकता है कि न्यायालय हमें दोबारा सज़ा देने का कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है न्यायालय का हमें सज़ा दिलवाने के लिए और दोबारा या ज़्यादा। ऐसी स्थिति में ये प्रावधान है। और चौथा है, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अपने ही स्वयं के विरुद्ध किसी अपराध में गवाही देने के लिए उसे विवश नहीं किया जा सकता। व्यक्ति स्वयं विटनेस नहीं बनेगा। विटनेस तो दूसरा ही हो सकता है, गवाह तो दूसरा ही हो सकता है, लेकिन अपराधी स्वयं गवाह देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये भी संरक्षण के तहत प्रावधान है। तीसरा बिंदु, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपातकाल के दौरान जीवन और शारीरिक संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। शारीरिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान है। मैंने आपको बताया 20 और 21 आपातकाल के दौरान लागू नहीं हो सकते। सरकार 20 आपातकाल के नाम पर अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकती। तो ये 21वां क्या है? इसका संबंध है
हमारी जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता से। किसी व्यक्ति को उसके जीवन या शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसको छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हो सकता है संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हों जिसमें उसे स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसको छोड़ दिया जाए तो अन्य स्थितियों में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि निरंकुश और गैर कानूनी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। निरंकुश और गैर कानूनी गिरफ्तारी। अब ये निरंकुश गिरफ्तारी और गैर कानूनी गिरफ्तारी क्या है? एक व्यक्ति जब तक उस पर अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक वह अपने को स्वयं को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार बताने की कोशिश करता है, कहता है कि उस पर गलत रूप से उस पर आरोप लगे हैं, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है जो गलत है, आदि आदि। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करते हुए ये स्पष्ट करता है कि शारीरिक स्वतंत्रता का अर्थ शारीरिक कष्ट, कैद और नज़रबंदी की सुरक्षा से है। गैर कानूनी तरीके से यदि हो रहा है तो शारीरिक स्वतंत्रता का अर्थ है शारीरिक कष्ट नहीं दिया जा सकता, उसे कैद नहीं किया जा सकता, उसे नज़रबंद नहीं किया जा सकता। इन तीनों से वो सुरक्षित है। संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार के संबंध में कुछ संशोधन हुए थे, उसी में यह स्पष्ट किया गया है कि अब आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। इसके क्या मायने हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे और देखेंगे। परिणाम स्वरूप अब क्या हो गया है कि अब आपातकाल में भी कोई व्यक्ति अपनी अवैध गिरफ्तारी को न्यायालयों में चुनौती दे सकता है। इससे पूर्व, इस संशोधन से पूर्व अर्थात 1979 से पूर्व आपातकाल के तहत हजारों लोग गिरफ्तार किए गए थे, और चूंकि उस समय कानूनी प्रावधान नहीं था कि आपातकाल में गिरफ्तार होने पर कोर्ट जा सकते हैं, तो इसलिए ये लोग कोर्ट जाने से, न्याय पाने से वंचित रह गए और तत्कालीन सरकार ने इन्हें बंदी बनाए रखा आपातकाल के नाम पर। इस तरीके से ऐसा महसूस किया गया कि इसका दुरुपयोग हुआ है सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा। ऐसे दुरुपयोग की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए स्पष्ट किया गया कि अब आपातकाल में कोई भी व्यक्ति अपनी यदि गिरफ्तारी को अवैध समझता है तो न्यायालय में चुनौती दे सकता है, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमें आपको अब जानना चाहिए। चौथा बिंदु, बंदीकरण व नज़रबंदी से रक्षा। बंदी बनाए जाने से या नज़रबंद किए जाने से रक्षा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। डिटेन करना मतलब नज़रबंद करना, अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, बंदी बनाना। इससे सुरक्षा मिली हुई है। किन स्थितियों में? संविधान के अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 अधिकारों का उल्लेख है। ये हमें आपके लिए, सामान्य जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें मालूम होना चाहिए। और अधिकार, ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 22 के तहत है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 अधिकार दिए गए हैं। एक तो बंदी हुआ, गिरफ्तार है, और संभवतः आगे वह अपराधी भी साबित होगा। अधिकतर केस मामलों में अपराधी निकलते हैं लोग, लेकिन अपराधी होने पर भी उनके 3 अधिकार हैं। जैसे ही हम गिरफ्तार होते हैं हमें 3 अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। पहला, जिसे बंदी बनाया गया है उसे जल्दी से जल्दी बंदी बनाए जाने का कारण बताना। बंदी का अधिकार है ये जानने का कि पुलिस
उसे गिरफ्तार करते समय उसे बताए कि किस कारणों से वह गिरफ्तार हो रहा है। ये उसका अधिकार है, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का अधिकार है जानने का पुलिस से कि तुरंत वो बताए कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कानूनी परामर्श लेने या वकील करने का पूरा अधिकार है। मैं बंदी हो गया इसका अर्थ ये नहीं कि मैं समाज से कट गया और अब मुझे किसी से भी बात करने का अधिकार नहीं है। नहीं, जैसे ही मुझे बंदी बनाया जाता है मैं तुरंत एक वकील या एक कानूनी परामर्शदाता की मदद तुरंत लेने के लिए अनुरोध कर सकता हूं और मेरा ये अनुरोध गिरफ्तार करने वाली एजेंसी पर बाइंडिंग है। उन्हें मुझे ये सुविधा देनी ही होगी, मुझे रोका नहीं जा सकता कानूनी परामर्श लेने से या वकील नियुक्त करने से, मुझे रोका नहीं जा सकता। तीसरा, बंदी बनाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए। अर्थात बंदी को अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, पुलिस द्वारा या जिसने भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर। आखिर ये प्रावधान क्यों है? इसलिए कि गिरफ्तार करने के बाद मुझे थाने में या जेल में अनंत काल के लिए बंद न कर दिया जाए। जब तक इच्छा हुई पुलिस की तब तक मुझे बंद रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस के लिए आवश्यक है कि गिरफ्तार करते समय वह मेरी गिरफ्तारी का समय नोट करे, एक रिकॉर्ड बनाए, उस रिकॉर्ड में मेरी गिरफ्तारी का समय, तारीख, स्थान विस्तार से हो लिखा हुआ, और उसके बाद गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मुझे वकील के सामने पेश करे, जहां पर मैं कोर्ट के सामने पेश करे, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, जहां पर मैं मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रख सकता हूं और न्याय मांग सकता हूं, गिरफ्तारी के कारणों के बारे में विस्तार से बात कर सकता हूं, आदि आदि। आपने देखा होगा, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि पुलिस जो है वो सामान्यतः छुट्टी के एक दिन पहले या शनिवार को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है जिस पर उसकी नज़र है, और ऐसा करते हुए उसको ये फ़ायदा मिल जाता है कि 24 घंटे से ज़्यादा समय तक, अर्थात 2 रात तक वह व्यक्ति बंदी बनाया जा सकता है, बना के रखा जा सकता है थाने में या जेल में। तो क्योंकि कोर्ट बंद है, छुट्टी है, ऐसी स्थिति बहुत बार देखी जाती है। और फिर उसके बाद 2 दिन तक अपराधी वहाँ बंद रहता है और टूट जाता है। और पुलिस का यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए वो हमारी गिरफ्त में रहे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर यदि मुझसे किसी कारण से अपराध हो गया है, आपसे हो गया है जाने अनजाने में, तो पुलिस इस बात के लिए बाध्य है कि वह मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। और चौथा है, मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना किसी को भी 24 घंटे से अधिक समय के लिए हवालात में बंद नहीं किया जा सकता। बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के हवालात में, जेल में, थाने के 4 दीवारी के अंदर मुझे नहीं रखा जा सकता। पुलिस को मैजिस्ट्रेट की अनुमति मिलना आवश्यक है। ये मैजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर है कि वह अपराधी की गिरफ्तारी का समय 24 घंटे से ज़्यादा बढ़ाए या कम रखे। ये 4 जो अधिकार हैं ये अपराधियों के लिए भी हैं। इसी को मानव अधिकार की बात करते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, भले ही अपराधी क्यों ना हो, निर्धन क्यों ना हो, कमज़ोर क्यों ना हो, उन सब के लिए ये 4 अधिकार हैं। गिरफ्तार होने का कारण तुरंत मालूम हो, दूसरा कानूनी परामर्श की सुविधा हो, तीसरा मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए, चौथा मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज़्यादा न रखा जाए।
अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? इन सुविधाओं से कुछ लोग वंचित भी किए जा सकते हैं, इन अधिकारों से भी कुछ लोग वंचित किए जा सकते हैं। कई बार ऐसी एक्सट्रीम स्थिति आती है जब तथाकथित अपराधी को उस समय तक जो गिरफ्तार हुआ है उसे ये अधिकार नहीं मिलते। ऐसी स्थिति क्या है? पहला, शत्रु देश के नागरिक को ये अधिकार नहीं है। यदि कोई शत्रु देश का नागरिक हमारे देश में आकर कुछ ऐसी गतिविधि करता है जिसने पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए विवश कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में उसे ये 4 अधिकार नहीं मिलते जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, क्योंकि वो शत्रु देश का नागरिक है। पूरी संभावना है कि यहाँ पर रहकर वो किसी ऐसी आपराधिक गति में लिप्त है जिससे शत्रु देश को फायदा मिल रहा हो। दूसरी अपवाद की स्थिति क्या है? निवारक निरोधक अधिनियम, ये एक स्पेशल कानून है। निवारक निरोधक अधिनियम, यदि इसमें कोई गिरफ्तार हुआ हो इस अधिनियम के तहत, तो उस पर ये लागू नहीं होता। निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। तो इस प्रकार इस सामान्य स्थिति में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये सुविधाओं से वंचित नहीं रहते। देशद्रोह का मामला भी इसमें शामिल है। देशद्रोह जिसे घोषित किया जा रहा हो या देशद्रोह के अपराध में जिसे गिरफ्तार किया गया है, वो भी इन सुविधाओं से वंचित हो जाता है। अब आखिर निवारक निरोध अधिनियम क्या है? लेकिन इसमें भी बंदियों को संरक्षण है। अनुच्छेद 22 का खंड 4, अनुच्छेद 22 का खंड 4 से लेके खंड 7 में इसके बारे में चर्चा है। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को कानूनी अदालत में बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखना। किसी भी व्यक्ति को अदालत में मुकदमा चलाए बिना ही हिरासत में रखना। सामान्य नियम ये कहता है 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस के लिए ये बाध्य है कि वह अपराधी को पेश करे, गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करे। लेकिन यदि निवारक निरोध कानून के तहत कोई गिरफ्तार किया गया है तो आवश्यक नहीं है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए, उसे उसकी नज़रबंदी को अदालत को बताया जाए। बिना मुकदमा चलाए उसे नज़रबंद कर दिया। राज्य की सुरक्षा के लिए कई बार ये बहुत ज़रूरी होता है जब किसी नागरिक के समाज विरोधी अथवा राष्ट्र विरोधी कार्यों को न्यायालय में प्रमाणों के अभाव में दोषी ठहराने में दिक्कत हो। जब प्रमाणों का अभाव हो, खासकर कौन से मुद्दों में? जो देश से संबंधित हों, देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही गतिविधियां, देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। यदि कुछ अपराध ऐसा हुआ हो जो 2 लोगों के बीच है, जिसका राष्ट्र की सुरक्षा से कुछ ताल्लुकात नहीं है, या कुछ गुटों के बीच हो जिसका राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। यह अधिनियम सामान्यतया ऐसे अपराधों पर, ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर लगाया जाता है जो राष्ट्र की रक्षा से खेल रहे हैं, राज्य की सुरक्षा से खेल रहे हैं और देश के लिए खतरा। और चूंकि ऐसे मामलों में एविडेंस नहीं मिल पाता, तो इसलिए, और एविडेंस ना मिलने पर ऐसे अपराधी छूट सकते हैं देशद्रोही होते हुए भी। ये वाला प्रावधान किया गया है कि बिना एविडेंस के भी, बिना कोर्ट में जाए, इन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है। संदेह की स्थिति में संदेहास्पद व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया जा सकता है। ये एक बहुत कड़ा प्रावधान है और इससे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें शंका की भी बू आती हो जो कि वो देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। क्योंकि यदि ऐसा हो
तो पुलिस संदेह के आधार पर भी हमें गिरफ्तार कर सकती है और कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए बंद रहेंगे बहुत लंबे समय तक। जब तक पुलिस चाहे तब तक वह हमें गिरफ्तार करके नज़रबंद या हवालात में रख सकती है। निवारक निरोध का उद्देश्य मूल रूप से क्या है? व्यक्ति को अभियोग के लिए दंडित करना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। अपराध करने, क्योंकि संदेह की स्थिति में उसे गिरफ्तार किया जाता है इस शंका में कि शायद ये संभावना है कि व्यक्ति किसी अपराध की ओर बढ़ रहा है जो संभवतः देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो सकती है। ऐसी गतिविधियों से रोकने के लिए किसी को रखा गया हो तो वह निवारक निरोध अधिनियम के तहत होता है। तो इस बिंदु को आप समझ लें कि इसके तहत गिरफ्तार लोगों को दंडित करने का उद्देश्य कम, बल्कि अपराध को रोकना ये उद्देश्य ज़्यादा है। भारत का संविधान कितना उदार है, संविधान निर्माता कितने उदार रहे हैं। उन्होंने भरसक कोशिश की है कि गलती से भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो जाए, गलती से भी किसी व्यक्ति को सजा ना मिल जाए। अर्थात बहुत ही मानवतावादी, बहुत ही उदारवादी रुख अपनाते हुए इस मामले के तहत, इस अधिनियम के तहत भी कुछ अधिकार उन्होंने नज़रबंदियों को या हिरासत में रहने वाले लोगों को दिए हैं। एक तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन चूंकि संदेह की स्थिति में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ऐसे मामलों में एविडेंस नहीं रहते, तो कभी कभी ऐसे मामलों में विश्व इतिहास में देखा गया है कि कुछ लोगों को व्यर्थ में बहुत समय तक जेल में रखा गया और बाद में वे लोग पूर्ण रूपेण निर्दोष पाए गए। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए लोगों के लिए भी कुछ अधिकार सुनिश्चित किए हैं। पहला, किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। 3 माह, अधिकतम 3 माह का काल। यदि इस अधिनियम में गिरफ्तार हुए हैं तो 3 माह, बशर्ते सलाहकार मंडल इनके गिरफ्तारी को बढ़ाने की सिफारिश करता हो। एक ऑल पावरफुल बॉडी एक बनाई जाती है जिसे हम सलाहकार मंडल कहते हैं। उसमें विभिन्न विभागों के सदस्य रहते हैं, जनता के भी 1-2 सदस्य रहते हैं। ये सलाहकार मंडल का निर्णय होता है कि इस अपराधी का संदेहास्पद स्थिति में जो गिरफ्तार हुआ है इसकी नज़रबंदी को बढ़ाया जाए या नहीं, अन्यथा 3 माह के बाद अपने आप ये स्वतंत्र कर दिए जाते हैं। दूसरा अधिकार, ऐसी स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को जल्दी से जल्दी कारण बताया जाए कि उस पर ये नियम क्यों लगाया गया, ये अधिनियम क्यों लगाया गया, निवारक निरोध अधिनियम क्यों उस पर लगाया गया, तथा इसके विरुद्ध उस व्यक्ति को प्रार्थना करने का भी अधिकार है। यदि वो चाहे तो अपने इस संदेह के विरुद्ध वह न्यायालय जा सकता है या संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग को अनुरोध कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी ये प्रावधान है कि उसे तुरंत कारण बताया जाए, गिरफ्तारी का कारण। तो हम ये देखते हैं कि हर स्टेज पर ये सुनिश्चित करने का प्रयास है संविधान निर्माताओं द्वारा कि देर सबेर चूक ना हो जाए और उस चूक में किसी व्यक्ति का जीवन व्यर्थ में जेल में ना गुजर जाए। निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति क्या है, कैसे समाप्त होता? इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय गणतंत्र को देशद्रोही और आतंकवादी तत्वों से बचाना था। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये अधिनियम बनाया किनके लिए गया है। मूलतः ऐसे लोगों के लिए जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, आदि आदि, शत्रु से मिले हुए हैं, शत्रु देश के
जासूस होंगे, तो उनके लिए ये बनाया गया था, उनसे बचाने के लिए। किंतु विधानसभा को लेकर विरोधी दलों और अन्य लोगों के कुछ और विचार थे। संविधान सभा में भी और बाद में बहुत से विचारकों ने ऐसा महसूस किया कि इस अधिनियम का दुरुपयोग होने की संभावना ज़्यादा है और दुरुपयोग हो भी रहा है। दुरुपयोग के अर्थ ये हैं कि पुलिस इस अधिनियम का उपयोग करते हुए या सत्ता इस अधिनियम का उपयोग करते हुए बहुत से लोगों को नज़रबंद की हुई है। इसकी बड़ी सख्त आलोचना हुई और बढ़ती आलोचना के मद्देनज़र 1969 में इस अधिनियम को हटा दिया गया। निवारक निरोध अधिनियम को 1969 में हटा दिया गया। ये हुआ पहला चरण इस प्रकार के कानूनी प्रावधान का। अब दूसरे चरण में श्रीमती इंदिरा गांधी आती हैं। 1971 में नज़रबंदी कानून को एक मीसा कानून के रूप में पारित कराया, MISA। मीसा क्या है? ये भी नज़रबंद का कानून है। जैसा पूर्व में निवारक निरोध अधिनियम था जिसे हटा दिया गया, तो इंदिरा गांधी ने आने के बाद उस समय के माहौल के परिप्रेक्ष्य में फिर से एक नया कानून पारित करवाया, जिसकी पृष्ठभूमि या जिसकी कुछ हद तक समानता उस पुराने अधिनियम से थी जिसे हटा दिया गया, और उसका शॉर्ट नेम था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अंदरूनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये कानून पारित किया गया। इस कानून का बहुत दुरुपयोग हुआ। मीसा कानून बहुत बदनाम कानून रहा। इसके अंतर्गत सत्ता ने पूरी निरंकुशता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में इसका दुरुपयोग किया और बहुत लोगों को मीसा के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया, नागरिक अधिकारों से, जो सामान्य लोगों को प्राप्त थे। क्योंकि ये लोग भी मीसा के तहत गिरफ्तार थे, न्यूनतम 3 माह की बंदी जेल में इनके लिए आवश्यक थी। जैसे ही 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है, मीसा के इस काले कानून को हटा दिया जाता है और इस प्रकार 1971 में बनाया गया ये कानून 1978 में फिर से हटा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है।